हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सब SRM एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ताकि हम लोग का जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चों हैं इस भारत में एग्ज़ाम देते हैं हिंदी मीडियम से, उन सभी बच्चों के लिए NCERT का इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो हम लोग अर्थशास्त्र का सिलेबस है NCERT में, उसको हम लोग कवर करेंगे। जितने भी भारत में हिंदी माध्यम के बच्चों हैं, अभी ये बिहार बोर्ड या कोई भी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से जो भी बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से, अच्छे अंक से आप सफल हो सकते हैं। तो आइए हम सभी जानकारी लेंगे कि अर्थशास्त्र में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ताकि हम लोग का जो बोर्ड का एग्जाम होता है अच्छे से उसमें हम लोग अंक ला सके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं। एक यहाँ पे हम लोग को दो बुक के बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, दो बुक को हम लोग को पढ़ना है। जो भी 11th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए है, ये है 11th और 12th के बच्चों का ये सिलेबस है। ठीक है, ये फर्स्ट बुक है हमारा, ठीक है, और ये सेकेंड बुक है। दो बुक को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट बुक का क्या नाम है? संशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय। ठीक है, फर्स्ट बुक में है संशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय। इस बुक का हम लोग सिलेबस अभी बताएंगे आप लोग को कि क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है। और दूसरा बुक है हम लोग का व्यशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय। ठीक है, ये दोनों सिलेबस हम लोग जब जानकारी ले लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि भारत में अर्थशास्त्र का हम लोग कैसे यूज करते हैं। मतलब किसी भी कंपनी में या किसी भी जॉब में हम लोग काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो गया या कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो गया, बहुत सारे कंपनी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये कैसे काम करता है जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को जानकारी हो जाएगा अर्थशास्त्र के बारे में कि हम लोग को कैसे कैसे इसका यूज करते हैं, कहाँ पे यूज इसका होता है, ये सभी आप लोगों को जानकारी हो जाएगा। तो आइए हम सभी आप लोगों को ले चलते हैं, इसके सिलेबस की जानकारी देते हैं फर्स्ट बुक के बारे में। फर्स्ट बुक संशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय है, इसका हम लोग कंटेंट अभी सिलेबस जानेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। उसके बाद में मैं आप सबको सभी को दूसरे बुक का भी सिलेबस में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, चलिए आइए, ये फर्स्ट बुक था हम लोग का। फर्स्ट बुक का नाम है हम लोग का फर्स्ट बुक का हम लोग सिलेबस जानकारी लेने जा रहे हैं व्यशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय, जिसमें हम लोग को जानकारी लेना है। यहाँ पे ये सभी चैप्टर के नाम है। ठीक है, ये 6 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट में क्या है? परिचय। कोई भी हम लोग बुक पढ़ते हैं या किसी भी कहीं भी काम करने जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानकारी लेते हैं? उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। ठीक है, परिचय हम लोग जानकारी लेते हैं कि क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन, परिचय हम लोग उससे करते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड में है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, सेकेंड में है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसमें हम लोग करते हैं क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी भी कंपनी में हम लोग का जो प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है, या कोई भी सामान तैयार होता है तो उसका हम लोग कैसे उसका कार्य होता है, कैसे बनता है, या उसको हम लोग कैसे मार्केट में फिर सप्लाई करते हैं, ये सभी के व्यवहार और उसके सिद्धांत के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और फिर थर्ड में है उत्पादन तथा लागत। किसी भी कंपनी से हम लोग कोई सामान उत्पादन करते हैं, ठीक है, या हम लोग के किसान के द्वारा जो भी हम लोग का खेत में फसल होता है तो जो उत्पादन होता है उसका क्या लागत होना चाहिए। एक होता है कि निम्नतम लागत क्या होना चाहिए और एक होता है कि अधिकतम लागत क्या होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट ये मेरे पास मार्कर है, तो ये मार्कर जब बना होगा किसी भी कंपनी में तो इसका एक मिनिमम कॉस्ट तैयार किया गया होगा, मतलब निम्नतम इसका मूल्य तैयार किया हो गया होगा। वो किस बेसिस पे होता है? जैसे कि मान लेते हैं इस पेन का कॉस्ट है आपका बनाने में, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका होगा 50 रुपया या 100 रुपया इसका कॉस्ट होगा, मिनिमम 100 रुपया हम इसका मानते हैं कॉस्ट होगा। तो बनाने में ये कॉस्ट लगा है 100 रुपया, तो ये तो आपको 100 रुपये में बेचेगा नहीं। इसको बेचने के लिए 2-4 रुपया 5 रुपया एक्स्ट्रा बेचेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो, क्योंकि ये जहाँ पे बना होगा वहाँ पे इसका बिजली लगा होगा, फिर वहाँ पे जो बनाया होगा उस आदमी का इनकम उसको देना पड़ा होगा जो जॉब करता होगा। तो ये सब हम जानेंगे उत्पादन तथा लागत, यानी कि किसी भी सामान को जब हम लोग उत्पादन करते हैं तो उसमें कितना लागत हुआ है, ये सभी हम लोग जानकारी ले लेंगे हम लोग इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट आता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फॉर्म का सिद्धांत। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 5 नंबर में बाजार का संतुलन, यानी कि मार्केट का बैलेंसिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, मार्केट का
में जो भी हम लोग का पैसा रहता है उसको हम लोग कैसे बैलेंसिंग करते हैं। ये अर्थशास्त्र हम लोग को ये सिखाता है कि पैसा को हम लोग कैसे यूटिलाइज करना है। कभी आप लोग बच्चे रहा हो करेंगे तो जैसे कि हम जब कभी बचा हुआ करते थे तो मेरे दिमाग में आया करता था कि क्यों नहीं सरकार पैसा पूरा छाप देती है और पूरा लोगों को पैसा दे देती है, क्योंकि पैसा कौन छापता है, सरकार ही तो छापता है ना। ऐसा होता है कि सारे पैसा छापते हैं और सारे लोगों को पैसा देकर सारे लोग अमीर हो जाते हैं, हम लोग गरीब रहता ही नहीं एक भी यहाँ पे। तो ऐसे नहीं होता है, तो यहीं पे काम करता है कि बाजार का संतुलन, यानी कि मार्केट में हम लोग को पैसा को कैसे बैलेंस करते हैं, ये सभी हम लोग जानकारी लेंगे इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट आता है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। ठीक है, ये हम लोग 5-6 चैप्टर हुआ हम लोग को। ठीक है, ऐसे तो ये इंट्रोडक्शन है, ऐसे एक्चुअल चैप्टर हम लोग का यहाँ पे 5 ही है। तो ये हम लोग जानकारी लेंगे व्यवशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय में। यहाँ पे 6 चैप्टर हम लोग बता दिए आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं सेकेंड बुक में क्या क्या पढ़ना है। ये फर्स्ट बुक का हम लोग इंट्रोडक्शन दिए हैं अभी हम आपको, अब ले चलते हैं आपको सेकेंड बुक के इंट्रोडक्शन में। ये फर्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन हो गया और ये सेकेंड बुक का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, सेकेंड बुक का क्या नाम है आप सभी का, समशिष्ट अर्थशास्त्र। ठीक है, ये सेकेंड बुक का नाम है। पहले हम लोग फर्स्ट बुक का कंप्लीट करेंगे सिलेबस, उसके बाद में सेकेंड बुक पे आएंगे। लेकिन आज मैं अब सभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता दे रहा हूँ ओवरऑल कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ये किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले जानकारी लेना है कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो मैं ओवरऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उसके बाद में हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अंदर चल के पूरा टॉपिक को, एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़कर अपने अपने बोर्ड में अच्छे अंक से सफल हो सके। तो ये समशिष्ट अर्थशास्त्र हो गया सेकेंड। फिर हम लोग इसमें फर्स्ट में है, ये फर्स्ट हो गया आपका समशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय अध्याय, यानी कि ये भी इंट्रोडक्शन का ही एक पार्ट है आपका। ठीक है, फिर सेकेंड में है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, यानी कि देखिए अभी हम जो बोले हैं ना आप लोगों को कि ये सारे लोगों को क्यों नहीं पैसा दे दिया जाता है और अमीर कर दिया जाता है, तो यही है राष्ट्रीय इनकम, यानी कि नेशनल इनकम कितना होता है। कोई मेरे जितने भी भारत में स्टेट है तो सभी स्टेट का एक अलग अलग इनकम होता है। ठीक है, उसका एक अलग अलग फंक्शन होता है कि जैसे कि होता है ना, सारे स्टेट का इनकम जोड़कर फिर हमारा राष्ट्रीय आय वहाँ पे कैलकुलेशन होता है। यही बताता है कि हमारे स्टेट में किस स्टेट में कितना गरीबी छाया हुआ है, किस स्टेट में कितना गरीब नहीं है, भारत की क्या रैंकिंग रही है। फिर नेक्स्ट आती है मुद्रा और बैंकिंग। ठीक है, ये बैंकिंग सेक्टर के बारे में और वहीं पैसा के बारे में ये बताएगा आपको कैसे ये काम करता है, बैंकिंग में मुद्रा का क्या यहाँ पे काम होता है। फिर 4 नंबर में है आय और रोजगार के निर्धारण। ये हमें सिखाता है कि हम लोग कैसे इनकम करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी में, फिर वहाँ से हम लोग को कैसे रोजगार मिलता है ये निर्धारण करता है। ठीक है, कहीं भी कोई व्यक्ति काम करता है तो वो उसका क्या किसके लिए काम करता है, वो इनकम के लिए, 2 रुपये के लिए या 4 रुपये के लिए काम करता है। ठीक है, तो वो काम करने से होता है क्या है, हमको एक रोजगार मिल गया, फिर जिसको काम है कंपनी में वो काम भी करा लिया और फिर दोनों का काम हो जाता है ऐसे। इसीलिए ये आय और रोजगार का निर्धारण करता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। ये जो बजट शब्द है, ये सरकारी बजट हर साल अप्रैल के मंथ में फर्स्ट वीक में ये डिसाइड किया जाता है, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। ये बजट इसलिए साल भर का बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा, और फिर अपने अपने स्टेट के वित्त मंत्री के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि हमको साल भर क्या क्या काम करना है। वो एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट जारी करते हैं और बताते हैं कि हम साल भर आपके लिए ये काम करने वाले हैं। शिक्षा पे इतना काम करने वाले हैं, स्वास्थ्य पे इतना काम करने वाले हैं, परिवहन पे इतना काम करने वाले हैं, सड़क पे इतना काम करने वाले हैं, रेलवे पे इतना काम करने वाला है, किस कंपनी के सेक्टर के लिए मैं कितना काम करूँगा, ये सभी एक बजट में पेश करके बताया जाता है। ये अर्थव्यवस्था हो गया, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। ये अगर ये सभी इसी में हम लोग जीडीपी का डिसीजन करते हैं, जीडीपी क्या होता है नहीं होता है ये सभी हम लोग बताएंगे। वो डिसाइड करता है कि हमारा इस साल का इनकम कितना है, पर ईयर का इनकम अलग अलग होता है, मतलब बजट अलग अलग तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर हमको जॉब मतलब रोजगार पे कितना हम लोग को पैसा खर्च करना है, ये सभी हम लोग बताएंगे। फिर 6 नंबर पे खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ओपन इकोनॉमिकली और समशिष्ट अर्थशास्त्र, ये 6 है। यहाँ पे भी 6 चैप्टर है, यहाँ पर भी 5 चैप्टर के बारे में है, ये भी एक इंट्रोडक्शन ही है। सेकेंड बुक के बारे में हम लोग को इतना जानकारी लेना है। आप लोग अच्छे से अगर यदि पढ़ाई करते हैं, दोनों बुक का अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इतना विश्वास ज़रूर रखिए
कि ये पढ़ने के बाद में आपको पूरा फील आ जाएगा कि अर्थशास्त्र होता क्या है, हम लोग अपने लाइफ में इसका यूटिलाइज कैसे करते हैं। अभी तो आप भी इसका अपने लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये नहीं पता है। बस आपके पास 2 रुपये आता है, उसको आप खर्च कर देते हैं, हो गया। फिर सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, ये सब पढ़ेंगे तो हम लोग को इसके बारे में जानकारी मिलेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ स्पेशल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। बिहार बोर्ड के सिलेबस है, बिहार बोर्ड में कितने मार्क्स के ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं ये बताने जा रहा हूँ केवल। अभी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है ये। अभी मैं ये केवल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। ये आप लोग के काम का चीज़ नहीं है, इसलिए मुझे इसको मिटाना पड़ रहा है। जो आप लोग के काम का चीज़ है मैं केवल वहीं बताऊंगा, ठीक है। ये सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड के स्पेशल बच्चों के लिए, जो इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का एग्जाम देने वाले हैं, 12th के बच्चों के लिए है। ये ध्यान से आप लोग सुनेंगे इस चीज़ को। मेरे पास टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। ये अब सभी को जानकारी होगा कि हम लोग का कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 अंक का एग्जाम होता है हम लोग के पास में। फिर इसमें ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो टोटल कितने कितने अंक पूछे जाते हैं, कितने कितने सेक्शन से, मैं ये आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पहले पूछेगा आपसे कितने मार्क्स का, 35, यानी कि 35 नंबर का, 35 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे। फिर आपसे सब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। सब्जेक्टिव भी आपका 35 मार्क्स का पूछेगा आपसे, यानी कि 35 नंबर्स का, ठीक है। फिर आपसे प्रैक्टिकल का नंबर पूछा जाता है। आप जिस भी स्कूल से अपना एडमिशन कराए हुए हैं वहाँ पे इसका प्रैक्टिकल होता है। ऐसा नहीं है कि साइंस में ही केवल प्रैक्टिकल होता है, फिजिक्स में ही प्रैक्टिकल होता है, और शास्त्र का भी प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है आपका। कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आप सभी के लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम भी आपका हो जाएगा 30 मार्क्स का। तो ये टोटल हम लोग का कितना हो गया, 100 नंबर का हो गया, ठीक है। ये 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम हो गया टोटल। अब पूछते हैं कि ये कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता चल गया कि इतने नंबर्स का होता है, 35 नंबर का होता है। अब हम प्रश्न कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं सभी सेक्शन से ये बता देते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव का हो गया, 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स का। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा ये भी बताते हैं आप सभी को। तो आपके पास यहाँ पे रहेगा 20 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन में आपको 20 का उत्तर नहीं देना है, तो कितने का उत्तर देना है, मात्र 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व करना है। इसमें से 20 क्वेश्चन में उत्तर कितने का देना है आप सभी को, 10 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, ठीक है। मात्र 10 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है आप सभी को। और ये कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये कितना हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया, और ये कितना हो गया, 35 अंक का रहता है। 35 अंक का ये टोटल रहेगा, जिसमें से ये आपका 10 दूना 20 अंक का रहेगा। ये आपका 35 अंक में ये आपका 20 अंक का रहता है केवल शॉर्ट क्वेश्चन, 20 अंक का, 20 अंक का आपका केवल शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कितना रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी ले लीजिए आप लोग, कितना रहता है।
लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका ये 15 मार्क, ये रहेगा आपका 6 क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 6 रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 15 अंक का ये पूछा जाएगा आपसे। 15 अंक का ये प्रश्न रहेगा। और उत्तर आपको कितना का देना है? उत्तर मात्र आपको इसमें से 6 क्वेश्चन में से मात्र आपको 3 क्वेश्चन का ही आपको उत्तर देना है, 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। और ये कितने कितने अंक के रहते हैं? ये मात्र 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। ये मेरा लिखने का क्या मतलब है? ये लिखने का मतलब है कि 10 क्वेश्चन गुने 2 का मतलब हुआ कि 20 मार्क्स, यानी कि 20 अंक का प्रश्न ये पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है? 3 गुने 5 मार्क्स का मतलब है 15 अंक। 15 अंक का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 15 अंक का पूछा जाएगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? और 3 क्वेश्चन गुने 5, यानी एक क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। ये अभी आपका ओवरऑल सिलेबस हो गया। ये कितने का हो गया? 100 नंबर का हो गया आपका। 100 नंबर का एग्जाम होता है, जो हम अभी आप लोगों को सिलेबस डिस्क्राइब कर दिए, मतलब सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है कि किस सेक्शन से किस अंक से कितने कितने अंक पूछे जाएंगे, किस पार्ट से कितने कितने अंक पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अभी हम बता दें, शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछेगा आपसे? शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20 मार्क्स का, और लॉन्ग क्वेश्चन कितने का हो जाएगा? 15 मार्क्स का। ये टोटल मार्क्स हो गया आपका। और इधर हम लिख दे रहे हैं आप सभी को कितने क्वेश्चन रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन शॉर्ट क्वेश्चन का करना रहेगा, मात्र 10 क्वेश्चन का सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन का उत्तर देना रहेगा और 10 का नहीं देना रहेगा। ठीक है, ये मात्र यहाँ पे 10 क्वेश्चन का उत्तर देना रहेगा आप सभी को, और 10 का नहीं देना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार लॉन्ग क्वेश्चन 3 का उत्तर नहीं देना है और 3 का देगा, यानी कि ये 20 क्वेश्चन टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके पास? 20। और इसमें कितने? 6। ये सभी सब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर ये आते हैं। ये सब्जेक्टिव पार्ट हो गया आपका। ये सब्जेक्टिव पार्ट 35 मार्क्स, और ये 35 क्वेश्चन का आपका उत्तर देना पड़ेगा। ये 35 प्रश्न आपके पास रहेंगे। तो ये सभी ओवरऑल जानकारी हम आपको दे दिए, क्या है नहीं है। ठीक है, ये मैं बता दिया आप लोगों का। आप लोगों को कुछ आइडिया लग गया होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसी के अनुसार हम लोग को पढ़ाई करना है, ताकि हम लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर से सफल हो सके। ठीक है, तो आप सभी लाइव बैच को ज्वाइन करके और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोग को अपडेट दिया जा सके, तो आपको जानकारी मिल सके कि लाइव बैच कितने बजे से चलती है। तो फिर आप लोग आके लाइव बैच का क्लास करें और आप अच्छे अंक से पास करें। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। धन्यवाद।